नमस्कार मित्रों। नमस्कार। सुशील बलूनी क्लासेस के अंदर आज हम स्वागत करना चाहेंगे नेहरू महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष एवं संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी का। धन्यवाद आदरणीय बलूनी जी। जी, गुरुजी के साथ में पहले मैं थोड़ा गुरुजी का परिचय देना चाहूँगा। विभागाध्यक्ष एवं उसके साथ साथ में संस्कृत के प्रोफेसर होने के साथ साथ में गुरुजी को कर्मकांड का बहुत अच्छा ज्ञान है, ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान है और गुरुजी थोड़ा वैज्ञानिक स्वभाव के हमारे हैं प्रोफेसर होने के कारण जी। तो किस प्रकार से नई नई चीज़ों का एक एक्सपेरिमेंट आयुर्वेद के साथ में समन्वय करके ज्योतिष को और बाकी बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के ऊपर भी गुरुजी की अच्छी पकड़ है। तो गुरुजी के साथ में एक योग के आधार पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। गुरुजी, मृतवत्सा योग जी मृतवत्सा योग के अंदर ये है जी कि माताओं के अंदर कभी कभी रज की कमी जी या उसके अंदर किसी प्रकार की विकृति आई हुई होती है जी या पुरुषों के अंदर शुक्र की कमी या उसकी जो विकृति आई हुई है उन विकृतियों के कारण से जी विवाह के पश्चात जी जो भ्रूण होता है वो ठीक प्रकार से उत्पन्न नहीं हो पाता, जिस जी कारण से संतान नहीं हो पाती। जी तो सामान्य तौर पे ये बोलते हैं कि जी संतान नहीं हो रही तो इसके कोई उपाय बताओ। तो ज्योतिषियों के पास में जाया जाता है। तो आप लोग थोड़ा ये भी समझ लें कि कितना डीप और गूढ़ ये चीज़ है। तो संख्या ज्योतिष में हम लोग देखते हैं गुरुजी, जब जब चंद्रमा के साथ में कहीं पर बुध का योग आता है, जी जी बुध के साथ में राहु का योग आता है, केतु के साथ में राहु का योग आता है या शुक्र के साथ में चंद्रमा का योग आता है, तो इन कंडीशंस में ऐसी संतानों के साथ में संतति की जो संभावनाएं हैं वो काफी कम हो जाती हैं और किसी किसी में तो बिल्कुल ही क्षीण हो जाती हैं। और विशेष करके तब जब वर्ष अंक इन अंकों के शत्रु अंकों के रूप में आते हैं। जी जी तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारा ये मृतवत्सा योग है जिसमें लोगों के साथ में संतान होने की संभावनाएं कम होती हैं, नहीं होती हैं, तो उसके अंदर हम पूजा के माध्यम से कौन सी पूजाएं करेंगे, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ इत्यादि इत्यादि बहुत सी चीजों के बारे में हमने सुना है। तो किस प्रकार के अनुष्ठान इत्यादि किए जाएं, किन लोगों के लिए, किन ग्रह वालों के लिए हम लोग क्या अनुष्ठान करें जो उनको संतान प्राप्ति हो। जी 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 बहुत ही सुंदर आपने आदरणीय बलूनी जी प्रश्न रखा है। विगत लगभग 40 वर्ष के हमारे इस प्राध्यापक जीवन में और अध्यात्म के क्षेत्र में काम करते हुए मुझे बीता है और अनेक ऐसे दंपति आए हैं जिनको संतान ना होने की समस्याएं रही हैं और जिनके विवाह के बाद 10 वर्ष बीत गए हैं और उनको संतानें नहीं हुई हैं। हमने उनके जन्मांक का विधिवत अध्ययन किया प्राचीन फलित ज्योतिष के अनुसार और उसके अध्ययन के बाद हमने प्रयोग किए, उसको आपसे हम साझा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है, फलित ज्योतिष में लग्न से लेके 12 भाव पर्यंत बिल्कुल ये 12 भाव होते हैं और उनमें पंचम भाव संतान का होता है। मित्रों, यहाँ पर हम अंक ज्योतिष नहीं कुंडली के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। इसको अंक ज्योतिष में कन्वर्ट करके मैं आपको बाद में जी वो आप अपने हिसाब से उसका व्याख्यान करिएगा। आपके सत्संग से हमने कुछ अंक ज्योतिष को जाना है। जैसे हम प्राचीन ज्योतिष विद्या जो फलित ज्योतिष है और गणित ज्योतिष है उसी में थोड़ा बहुत अध्ययन अध्यापन करते हैं। तो जो पंचम भाव है वो संतान का भाव। बिल्कुल ऐसे अनेक दंपति आए जब हमने देखा कि उनके पंचम भाव में या तो क्रूर ग्रहों की युति है, बिल्कुल एक साथ राहु शनि बैठा है, या राहु शनि नहीं है तो केतु मंगल की युति है, या पूर्ण दृष्टि से वो पंचम भाव को देख रहे हैं। और ऐसे लोगों को संतान उत्पन्न करने में बाधा होती है। अलग अलग ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा और बुध एक साथ बैठा हो तो ऐसे दंपति में पुरुष में वीर्य की कमजोरी रहेगी, वो नपुंसकता को प्राप्त रहेगा, वीर्य कमजोर रहेगा, जिसके कारण रज के संयोग से भ्रूण नहीं बन रहा है। बिल्कुल। अगर मंगल और राहु की युति रहेगी तो ऐसी दृष्टि में जो दंपति में स्त्री है, पत्नी है, उसको रज में कमी होगी, उसके गर्भाशय में कमी होगी, वीर्य ठीक है लेकिन रज में गर्भधारण की क्षमता नहीं है, उससे भ्रूण नहीं बन रहा है। और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। महाराजा दशरथ जो अयोध्या के नरेश थे, भगवान राम के पिता, चौथी उनका 4 आश्रमों में विभाजित जो जीवन है, तो चौथा आश्रम आ गया था, उनके संतान नहीं हुई थी। वो भगवान महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने जो कहते कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, वो दिव्य दृष्टि भी ज्योतिष की ही दृष्टि रही होगी, क्योंकि वेदों के अंदर ज्योतिष को चक्षु कहा गया, ज्योतिषा नयनम चक्षु। तो उन्होंने ज्योतिषी परामर्श के अनुसार उनका देखा होगा और ये समस्या जानी होगी कि इनको ये पंचम भाव जनित समस्या है। तो उस काल में, रामायण काल में, आज से 16 युग पहले 24वें त्रेता में वशिष्ठ ने उस काल के आयुर्वेद के और यज्ञ के सबसे बड़े विद्वान जो दक्षिण भारत में रहते थे महर्षि श्रृंगी ऋषि, उनके नेतृत्व में यज्ञ कराया था। पुत्रेष्ट यज्ञ नाम है उसका, संतान प्रदान करने वाला यज्ञ है, उसे पुत्रेष्ट यज्ञ कहते। श्रृंगी ऋषि ने आकर के अपने आचार्यत्व में यज्ञ कराया और यज्ञ के साथ साथ जो यज्ञ में आहुति दी वो तो दी ही, लेकिन उन्होंने एक आयुर्वेद का योग भी वहां तैयार किया खीर के रूप में, और उन्होंने मंत्रों से अभिमंत्रित औषधियों को डालकर एक दिव्य हवि अग्निकुंड में तैयार किया। और बाद में पूर्णाहुति के समय उस अग्नि से, अग्नि देवता से उस हव्य को लिया और वशिष्ठ को कहा कि यह हव्य इनकी रानियों को बांटो। और रानियों ने खाया तो उनमें गर्भ धारण की क्षमता आई। उनके रज में जरूर कमी रही होगी, तो उनमें गर्भ धारण की क्षमता आई। और फिर रामो लक्ष्मण भरतः शत्रुघ्न इति संज्ञया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन 4 पुत्रों का जन्म हुआ। और जहाँ तक मैंने जाना या समझा है कि चारों पुत्रों का जन्म शायद एक ही दिन में, हाँ एक ही दिन, एक ही थोड़ा 5-5 मिनट के विराम से, समय का विराम जरूर हुआ। और चारों मुख्य नक्षत्र में, त्रेता युग में चैत्र मास की 9वीं के दिन चारों का जन्म हुआ था। क्योंकि एक जैसी चिकित्सा थी, एक जैसा हव्य, एक जैसा यज्ञ का प्रसाद भक्षण किया था, इसलिए एक साथ ही एक समय ही उत्पन्न हुए थे। संभवतः जो निषेचन और संभोग का जो समय रहा होगा वो भी एक ही रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये जो यज्ञ की पद्धति, पुत्रोत्पादन यज्ञ की, संतान यज्ञ की, पुत्र से संतान का आशय है। व्याकरण में भी पुत्र और पुत्री दोनों का एक ही भाव है, संतान। तो संतान उत्पन्न, हमारे जीवन में कई दंपति ऐसे आए जिनको संतान की रही और हम लोगों ने प्रयोग किया, कभी पुत्रेष्ट यज्ञ, कभी संतान सुंदरी यज्ञ। संतान सुंदरी यज्ञ में ज्योतिष में ही वर्णन है, हरिवंशस्य कथाम श्रुत्वा सतचंडी विधानता। अगर किसी को रज और वीर्य में कमी हो ग्रहों के कारण, उनका चाहे तो चिकित्सा भी करा लें। हमने कई लोगों को चिकित्सा भी कराने का परामर्श दिया। जैसे हमें ज्योतिषीय दृष्टि से दिख रहा कि इसके वीर्य में कमी है, तो हमने कहा पुरुष को चेक कराइए और टेस्ट करा के हमें रिपोर्ट दीजिए क्या इसके वीर्य में कमी है। तो वो ज्योतिषी योग घटित हुआ। जब डॉक्टरी रिपोर्ट आई तो वीर्य में कमी पाई गई। किसी को हमने देखा कि इसमें रज में कमी है, और जब डॉक्टरी रिपोर्ट आई तो उसने यही कहा कि इसको रक्त दोष है। तो फिर उसका उपाय यही है, सबसे थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन हरिवंशस्य कथाम श्रुत्वा सतचंडी विधानता। 18 पुराण है, 18 उपपुराण है। तो उपपुराणों में एक हरिवंश महापुराण है। हरिवंश पुराण की योग आचार्य से पाठ कराए और कथा सुने और सतचंडी का प्रयोग करे। साथ में संतान सुंदरी माता है, देवियों के जो 9 स्वरूप हैं, उन 9 स्वरूप में जो अष्टमी 8वां स्वरूप है गौरी का, महागौरी, वही संतान सुंदरी माता है। तो उनका 1.25 लक्ष जप कराए योग आचार्यों से और 7 दिन पर्यंत संयमित रह करके और उस अनुष्ठान को संपादित करे। हमने कई बार प्रयोग किया। एक व्यक्ति तो 20 वर्ष हो गया था, उसको अधिवक्ता था, उसके संतान नहीं हो रही थी, उसके यहाँ प्रयोग किया। 14 में 15 महीने में उस अनुष्ठान की समाप्ति पर उसके एक पुत्री ने जन्म लिया और बहुत तेजस्विनी पुत्री हुई। तो ये बड़े जो है
सफल और सिद्ध प्रयोग यहाँ पर हैं। और आप तो अंक ज्योतिष के और वास्तुशास्त्र के विद्वान हैं। इसका समन्वय करके जब आप दर्शकों को बताएं और लोगों के यहाँ प्रयोग कराएं, क्योंकि अनेक दंपति आपके पास आते हैं, तो उनको अवश्य लाभ होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। नहीं गुरुजी, लाभ हुआ है बहुत सारे लोगों को, बहुत से लोगों को लाभ होता भी है तो, लेकिन इसमें विशेष करके चीज ये है कि देखिए आज के तारीख में हम लोग जब अपना स्टडीज न्यूमरोलॉजी के माध्यम से या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, तो जैसे गुरुजी ने इसमें बताया, हम इसमें कहीं ना कहीं जो मॉडर्न साइंस में पैथोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को जब विश्लेषण करने में किसी चीज की कमी या अल्पता नजर आती है तो हम पैथोलॉजी के माध्यम से और उसके साथ साथ में मेडिकल साइंस में, हाँ एलोपैथी कम, लेकिन हम लोग अधिकतर करके जो हमारे आयुर्वेदिक मित्र हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले लोगों को हैं, इनको भी साथ में समाहित करते हैं। और इस समायोजन के पश्चात में जो चीजें बनती हैं, जैसे अभी खीर बनाने की बात की गई, तो इस प्रकार खीर के जो प्रयोग होते हैं, इसके लिए वो आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी उसमें शामिल किया जाए कि क्या क्या चीजें इसके कौन सी औषधियाँ रज को पावन करती हैं, रज दोष को दूर करती हैं, और कौन सी औषधियाँ वीर को पुष्ट करती हैं, ये वही बता सकते हैं। और वर्णित भी है। और पहले क्या था, मेडिकल साइंस इतनी आगे नहीं थी, आज से 40 वर्ष पहले। हम लोग तो जो हम आजकल मेडिकल टेस्ट पैथोलॉजी के लिए जाते हैं, वो आयुर्वेद में मूल रूप से जो है कुंडली के आधार पर ही निकल जाती थी कि किस चीज की अल्पता है, क्या चीज की कमी है। खास तौर पे जब वो तो ग्रह का योग बताता था, और अब परीक्षण से वो सिद्ध होता है। जी बिल्कुल। तो इस तरीके के योग युक्तियां इत्यादि कराई जाती हैं। साथ में वो स्थान बताया जाता है कि किस स्थान पर आप लोग अपना शयन कक्ष बनाएं, किस तरीके से सिरहाना करके सोएं, ये सारी युक्तियां बताई जाती हैं। गुरुजी इसमें पारंगत हैं और गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से जो है इस चीज को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड के अंदर हम किसी और विषय के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो अभी आप सुशील बोलनी क्लासेस के अंदर के इस एपिसोड में मुझको यहीं पर विराम लेने की इजाज़त दीजिए। विराम लेने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, बहुत एक अनुपम उपयोग जैसी चीज़ हम आपको बताएं, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है मेडिकल साइंस का, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है आयुर्वेद का, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है संख्या ज्योतिष का, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है मंत्र शास्त्रों का, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है ज्योतिष का। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे विज्ञान वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को करने का एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अंदर मेडिकल न्यूमरोलॉजी या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक कंप्लीट बड़ा बृहद सब्जेक्ट है। ये उसी से संबंधित चीजें हैं। तो अधिक से अधिक मित्रों के साथ प्रसारित कीजिए, आगे की तरफ में इसको फॉरवर्ड कीजिए, भेजिए। जरूर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा तो जिसको इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।